नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 में मॉडल पेपर और पेपर नंबर हमारा चल रहा है 7वां। और 7वें में हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो 9वां देखिए, 9वें में क्या लिखा हुआ है। इसमें ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है √2, फिर √8 है, √18 और √32। आपसे ये पूछा है 5वां पद, सार्वय अंतर और 5वां पद पूछा है, डी पूछा है और A5 पूछा है। 5वें पद का फॉर्मूला होता है A + 4D। तो सिंपल बात ये है कि A और D निकालना पड़ेगा पहले। तो A तो यही है √2, तो A का मान तो है हमारे पास √2। D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, √8 में से √2 को घटाना है। √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, ठीक है। और इसमें से एक √2 को घटा देंगे तो एक √2 बचेगा। ध्यान से देख लो, ये 2√2 है और इसमें से एक √2 को हटाएंगे तो एक √2 बचेगा। डी का मान आ गया। एक आपसे 5वां पद पूछा है तो वो होगा A + 4D। तो A का मान कितना है हमारे पास, √2 है और +4 गुणा में D है, तो D का मान कितना, √2। तो 4√2 और एक √2 कितना हो गया, 5√2। ये आ गया 5वां पद। बस यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या होगा ये 10। इसमें लिखा हुआ है दिए गए वृत्त, ध्यान से ध्यान देना, ये क्वेश्चन अच्छा है। दिए गए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। आपको वृत्त के ऊपर ही एक बिंदु, मान लीजिए यह वृत्त है और इसके ऊपर ही एक बिंदु लेना है, वृत्त के ऊपर ही एक बिंदु लेना है और इस पर स्पर्श रेखा बनानी है। तो एक बार ये तो हम एक बार फेयर डायग्राम बनाएंगे, लेकिन एक बार मैं समझाता हूँ रफ डायग्राम में। आप लोगों को पता है कि वृत्त के ऊपर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा इस प्रकार बनती है, लेकिन जब इसकी रचना करते हैं तो इसके लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। इस स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए वृत्त की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी और इस वृत्त में केंद्र नहीं दिया हुआ है तो हम त्रिज्या नहीं बना सकते। भाई केंद्र है ही नहीं इसमें। तो एग्जाम में ये लिखा हुआ आएगा कि आपको एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है और उसका आपको केंद्र अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। या फिर ये लिखा हुआ आएगा एक चूड़ी की सहायता से आप वृत्त बनाइए और उस वृत्त पर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको वृत्त का केंद्र बनाना पड़ेगा और वृत्त का केंद्र बनाने के लिए कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं एक बार रफ में बता देता हूँ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, थ्योरम है ये, और ये जो सिलेबस हट चुका है उसमें। तो 2 जीवाएँ बनानी पड़ती है इसमें, इस प्रकार बनाएंगे, ध्यान से देख लेना। इनका नाम लिखेंगे हम A और B। AB जीवा है, इसका हम आधा करेंगे प्रकार से। तो A पर प्रकार रखूंगा मैं आधे से ज़्यादा खोलकर, एक चाप ऊपर और एक चाप ऐसे नीचे। और इसी प्रकार B पर रखेंगे एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ये इनको मिलाएंगे दोनों चाप को, तो ये जो आया है वो होगा AB का अर्धक। और इसी प्रकार हम दूसरी जीवा का भी आधा करेंगे। जो अर्धक एक दूसरे को काट रहे हैं, जिस बिंदु पर काट रहे हैं, वो वृत्त का क्या होता है, केंद्र। फिर त्रिज्या बना लेंगे और बाद में स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। ध्यान से देखना। तो अच्छा ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें वृत्त का केंद्र नहीं दिया हुआ है, केंद्र हमें बनाना है। तो इस वृत्त में सबसे पहले आप लिखोगे कि एक बिना प्रकार के हमने बनाया है वृत्त, ठीक है। मान लीजिए चूड़ी की सहायता से ये लिख देना आप उसमें रचना में। फिर 2 जीवाएं बनानी है आपको। दोनों जीवाएं समांतर नहीं होनी चाहिए। अगर जीवाएं समांतर होगी तो ये देखना, अगर जीवाएं समांतर है तो फिर इनके जो अर्धक है ना, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे वो, ठीक है। तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। इसलिए आपको जीवाएं एक दूसरे के समांतर नहीं बनानी है, ठीक है। एक जीवा का नाम लिखेंगे AB और दूसरी जीवा का नाम लिख देंगे CD। अब ध्यान से देखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, अलग अलग हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है। A पर प्रकार रखेंगे आधे से ज़्यादा खोलकर, एक चाप ऊपर और एक चाप ऐसे नीचे। उतना ही चाप B पर रखेंगे और इसमें काटेंगे एक यहाँ और एक यहाँ। इनको अगर मिलाते हैं तो ये हो गया जीवा AB का अर्धक। इसी प्रकार CD पर भी यही काम करेंगे। तो C पे प्रकार रखेंगे आधे से ज़्यादा, एक चाप ऊपर और एक चाप ऐसे नीचे। उतना ही D पर रखेंगे एक चाप ऊपर और एक चाप ऐसे नीचे। और इनको अगर मिलाते हैं
तो यहाँ देखिए ये दोनों अर्धक एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रहे हैं और ये बिंदु होगा वृत्त का केंद्र, जिसे हम सी से तो नहीं लिख सकते क्योंकि सी हमारा लिखा हुआ है, चलो ओ से लिखते हैं। वृत्त के ऊपर एक बिंदु लेते हैं और वो बिंदु हम लेंगे पी। अब ओ और पी को मिलाते हैं तो ये लाइन जो बनी है अभी ये होती है वृत्त की त्रिज्या। और आप लोगों को ये पहले से पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। तो सिंपल बात यह है कि पी बिंदु पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ प्रकार रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे। ये जो पहला चाप होता है वो 60 डिग्री का होता है और 60 पर रख कर आगे काटेंगे वो होता है 120 डिग्री का। 60 डिग्री वाले बिंदु को यूज करके एक चाप ऊपर काटेंगे और उतनी ही लंबाई का चाप 120 डिग्री वाले बिंदु पर रख कर काटेंगे तो ऐसे कटेगा। और अब मैं इसको अगर मिलाता हूँ, अभी जो चाप है उसको अगर हम पी बिंदु से मिलाते हैं तो ये बन जाएगी इस वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर जो बिंदु वृत्त की परिधि पर ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो अच्छी बात यह है कि आपको वृत्त का केंद्र निकालना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो आप काम करते हो ना, पूरा नहीं लिखना डिटेल में, लेकिन जो मेन काम होता है वो आपको इसमें रचना में लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह था क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम पढ़ेंगे 11। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी कंस्ट्रक्शन का ही है। एक एबीसी त्रिभुज की रचना करनी है आपको और इस त्रिभुज में बीसी भुजा, एबीसी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में जो बीसी भुजा है, ये बीसी भुजा आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर है। बी पर 45 डिग्री का कोण है और ये जो ए बिंदु है यहाँ 105 डिग्री का कोण है। फिर आपको एक त्रिभुज और बनाना है और वो त्रिभुज इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का कितना होगा, 3/4। 3/4 का मतलब है छोटा। तो आपको एक त्रिभुज और बनाना है, यहाँ लिखा मैंने ए डैश और यहाँ लिखेंगे हम सी डैश। तो ये अगर पूरा 7 है तो वो जो बी सी डैश होगा वो 7 से कम होगा, वो 3/4 होगा। इसका मतलब है छोटा त्रिभुज बनेगा, तो भुजाएं इसके संगत छोटी बनेगी। सबसे पहले तो ये है कि आपको पहले बड़ा त्रिभुज बनाना है ABC। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, उसका कारण ये है कि बच्चे 105 डिग्री कोण बनाने का सोचते हैं पर हमें ये पता नहीं है कि ए बिंदु है कहाँ, तो 105 डिग्री का कोण हम नहीं बना सकते। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए का जो मान है वो 105 डिग्री है और बी का मान 45 डिग्री है, प्लस कोण सी लिखा मैंने 180 डिग्री सामने दिया हुआ है। कोण सी बराबर 180 और ये देखिए 150 हो गया, इस तरफ आकर ये माइनस का हो गया। कोण सी बराबर आएगा 30 डिग्री। सी का मान आ गया तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाना है हमें, 30। अब ये हुआ, सिंपल बात ये है कि यहाँ 45 बनाएंगे, यहाँ 30 बनाएंगे तो वो 105 डिग्री अपने आप ही बन जाएगा। सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से BC 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है। फिर B पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले 90 का बनाना पड़ेगा। तो B पर मैं प्रकार रखूँगा, इस प्रकार को घुमाएंगे। पहला चाप 60 डिग्री का होता है, दूसरा 120 का। रफ है ये, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, ये होगा 120। अब यहाँ मैं प्रकार रखूँगा तो यहाँ एक चाप काटेंगे और यहाँ 120 पर रखे उतना ही चाप काटेंगे। तो अगर इसको मिलाते हैं, थोड़ा सा पीछे आ रहा है देख लेना, तो ये हो गया 90 डिग्री कोण। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का पॉइंट है और ये 0 डिग्री का है, इन दोनों को यूज करेंगे। तो 0 डिग्री से एक चाप काटेंगे यहाँ और उतना ही चाप 90 से काटेंगे। अब इसको मिलाएंगे ऐसे B से। ठीक है, तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 45। इसी प्रकार C पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे तो C पर प्रकार रखेंगे और इस प्रकार घुमाएंगे। पहला चाप 60 डिग्री का होता है। अब ये 0 डिग्री का बिंदु है, ये 60 डिग्री का है, तो 0 डिग्री पे प्रकार रखेंगे, एक चाप काटेंगे ऐसे और उतना ही चाप यहाँ 60 डिग्री वाले बिंदु पर रख कर काटेंगे। तो मान लीजिए ऐसे कटेगा। अब इस बिंदु को C से मिलाना है, जो अभी आया है इस बिंदु को C से मिलाना है और ये कोण बन गया 30 डिग्री और ये अपने आप ही बन गया। ये A है, जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं वो A है और ये बन गया अपने आप 105 डिग्री। अब आप लोगों को पता है कि जो त्रिभुज हम बना रहे हैं एक नया, और उसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 है।
तो इसमें आगे जो रचना करनी है उसमें हम लिखेंगे कि एक BC रेखाखंड के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन बनानी है हमें BX। अब इस B रेखा पर हम समान लंबाई के कुछ चाप काटते हैं और वो चाप कितने कटते हैं, जो संख्या बड़ी होती है ना इनमें उतने कटते हैं। तो यहाँ B पर प्रकार रखेंगे, समान लंबाई के कितने चाप बनाएंगे 4, और इन पे क्रम से लिखेंगे B1, B2, B3 और B4। इसके बाद में C बिंदु को नीचे मिलाना पड़ता है, तो जो हर में लिखा हुआ होता है उससे मिलाते हैं। तो हर में यहाँ क्या है 4, तो C को मैं कैसे कहाँ मिलाऊंगा, B4 से मिलाएंगे। अब B4 पे जो काम करेंगे वही आपको B3 पे करना है। तो B4 पे मैं प्रकार रखूंगा इस प्रकार, एक चाप घुमाया, उतना ही चाप आपको B3 पर रखकर घुमाना है। यहाँ आप प्रकार रखते हो और यहाँ तक ये कोण को मापते हैं, तो यहाँ फिर उतना ही चाप आपको काटना है। अब आपको इस चाप वाले बिंदु से B3 को मिलाते हुए आगे लाइन बनानी है। तो ये लाइन BC रेखा को जिस बिंदु पे काट रही है उस बिंदु का नाम हम लिखेंगे C डैश पे वो काम करना है जो आपने C पे कर रखा है या C पे जो करेंगे। तो ध्यान से देखना, C पर हमारा एक चाप काटा हुआ है, उतना ही चाप ये देखिए यहाँ प्रकार रखेंगे और इस जो चाप काटा है उतना ही चाप हम C डैश पर रख कर काटेंगे ऐसे। अब यहाँ प्रकार रखेंगे और ये कोण नाप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर ऐसे ही प्रकार रखेंगे, उतना ही चाप काट देंगे। अभी जो चाप आया इस बिंदु को C डैश से मिलाना है। तो ये देखिए AB रेखा को ये रेखा A डैश पे काटती है। तो इस प्रकार एक समरूप त्रिभुज का निर्माण हो गया और उसका नाम है A डैश, B और C डैश, ठीक है। रचना मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो काम आप करते हो वो स्टेप टू स्टेप लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है पिछले मॉडल पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 12। ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। अच्छा ये भी सिंपल है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा और भाग में दे रखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसके भाग में लिखा हुआ है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और इसका जो आंसर है वो 1 आना चाहिए। तो मैंने क्या लिख लिया ऊपर, LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आना चाहिए, 1। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको एक चीज़ है ना, जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे ये पहले पता चल जाता है कि अब ना हमें किस तरफ जाना है। पता है सब कुछ हल करके सब कुछ कट जाएगा तो 1 तभी आएगा, है ना। सब कुछ हल करने के बाद में कटेगा। तो सिंपल ये बात हुई कि अंश और हर आपको एक जैसे बनाने हैं, अंश और हर एक जैसे। ध्यान से देखो, यहाँ एक काम करते हैं, tan स्क्वायर को एक बार tan स्क्वायर ही लिखते हैं। 1 + tan स्क्वायर, यह आपको इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए, मतलब सर्वसमीका आपको पता होनी चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब बताइए ये tan स्क्वायर अगर इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, sec स्क्वायर। तो 1 + tan स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर। इसी प्रकार 1 + कोट स्क्वायर अगर मैं बनाता हूँ तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना होता है, 1। ये माइनस कोट स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 + कोट स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऊपर कोट स्क्वायर थीटा और भाग में इसकी जगह अब आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता है, ये आपको पता होना चाहिए कि tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे कोस थीटा, व कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा। आपको भी एग्जाम में इस प्रकार लिखना चाहिए, जो फॉर्मूले यहाँ यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूले सामने लिखने चाहिए इनके। अब मुझे ये बताओ tan की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। भाग में देखो सेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, यहाँ साइन की tan की जगह लिखा है साइन बटे कोस और सेक की जगह 1 बटे कोस। अब इन पर स्क्वायर है तो इन पर भी स्क्वायर लगा दिया, बीच में क्या है प्लस। कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। कोसेक का फॉर्मूला 1 बटे
साइन, तो 1/sin²। अब ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर। फाइनली यहाँ साइन स्क्वायर बचा और यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे कुछ नहीं बचा है तो कितना आएगा इसका आंसर, 1 आएगा। ठीक है, ये सर्वसमीका है फर्स्ट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं तो वीडियो को पॉज कर लिया करो बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब ये अच्छा क्यों है वो मैं अभी बताऊंगा। कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 और कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और +1। ये क्वेश्चन हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें है, पर इस तरीके से नहीं है। ये ऊपर मैं लिख देता हूँ LHS लेने पर, LHS लेने पर ये क्वेश्चन यहाँ कोट और कोसेक में दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में कोट और कोसेक के रूप में नहीं होकर ये साइन कोस के रूप में है, और उसे हम चेंज करते हैं कोस का या फिर साइन का भाग करके। शायद साइन का भाग करके हम उसे चेंज करते हैं। क्यों, अगर आपके क्वेश्चन में कोस थीटा है तो उसमें साइन का भाग करने से ये कोट बन जाएगा ना, तो इस प्रकार हम चेंज करते हैं उसे। तो उसमें एक स्टेप पीछे है और ये उसने एक स्टेप हल करके दिया है। ये जो पुरानी बुक थी ना आरबीएससी की, उसमें है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए पहले वो भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखते हैं चलिए। 1 + कोस थीटा और बटे में क्या आना चाहिए, साइन थीटा। ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये इसका RHS पार्ट है। ध्यान से देखो, अभी मैं बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है और बच्चे गलती क्या करते हैं। तो कोई भी टीचर पढ़ाओ भले, पर ये सिखाते हैं कि आपको इन दोनों एक में से एक को बदलना है। इन दोनों में से एक जो है उसको बदलना है। तो बच्चे है ना बाद में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको बदलना है या फिर इसको। पहली बात तो ये बता दूं मैं, हमेशा याद रखना है ऊपर वाले को बदलना है। किसको बदलना है, ऊपर वाले को। दूसरी बात ये कि सारे टीचर ये सिखाते हैं 10th क्लास में कि जब कोट कोसेक सेक और टेन आता है तो इनको हम किस में बदलते हैं, साइन और कोस में। हल करने के लिए ज़्यादातर 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं 99% बोलूँगा, क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम कोट और कोसेक को चेंज नहीं करते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन में हम कोट और कोसेक को साइन और कोस में चेंज करते हैं, तो इसमें चेंज नहीं करना है। तो इस वजह से ये अच्छा क्वेश्चन है। बाकी है सिंपल, अगर आपने ये 2 बात ध्यान में रखी है तो फिर सिंपल है। ध्यान से देखो, मैंने अभी बोला है कि इस एक को बदलना है, तो आप लोगों को 3 सर्वसमीकाएँ आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोट और कोसेक है तो हम साइन कोस या फिर सेक टेन वाली सर्वसमीका को थोड़ी लिखेंगे यहाँ, क्योंकि उनका फिर क्या काम है। अगर यहाँ क्वेश्चन में कोट और कोसेक है तो फिर सर्वसमीका भी कौन सी लिखेंगे, कोट और कोसेक वाली। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ लिखा, सेम लिख रहा हूँ मैं, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहाँ माइनस है तो ध्यान से देखो, यहाँ ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क पड़ता है क्या, माइनस आगे है तो माइनस आगे मैंने लगा दिया। पर इस एक की जगह देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इस एक की जगह मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। पहले तो आप ये बताओ कि मैं लिख सकता हूँ क्या, ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सर्वसमीका है तीसरी वाली, नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है, लास्ट तक कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और +1। अब ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं इस कोसेक को A मानूँ और कोट को B माने तो इस पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, कोट पर भी स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हो गया A - B और A + B। 8th क्लास में आ जाता है। A² - B² का फॉर्मूला होता है A + B × A - B। बाहर लिखा हुआ है कोट थीटा और प्लस कोसेक थीटा। फिर अंदर देखिए, अंदर अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो एक बार कोसेक के साथ आपको कोट जोड़ना है और एक बार आपको कोसेक से कोट को घटाना है। ठीक है, और भाग में कुछ भी चेंज नहीं करना है। कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और +1। एक स्टेप और नीचे लिखता हूं मैं, मुझे ये बताओ ऊपर पद कितने हैं। तो एक बात मैं बता देता हूं, बीच में जब माइनस या प्लस आता है तो पद अलग अलग होते हैं। तो ये एक पद है और इसके बाद में जो पूरा वो दूसरा पद है, तो यहाँ 2 पद है। इन 2 पदों में एक जैसा है कुछ। तो ये देखिए कोट प्लस कोसेक है, तो यहाँ भी तो है ना कोट प्लस कोसेक, तो जो यहाँ है वो यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये कॉमन आ गया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से इस पूरे ब्रैकेट को आपने बाहर कॉमन लिखा है तो इसकी जगह क्या आएगा, अब 1 आएगा। ये ब्रैकेट आपने कॉमन ले लिया तो ये बाहर चला गया, तो अब यहाँ ये नहीं बचेगा, ये बचेगा। दूसरी बात ये कि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कोसेक क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस इस कोट के पास जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया,
प्लस कोट थीटा। भाग में क्या लिखा हुआ है, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और प्लस 1। अब ये दोनों सेम है तो कट गए, है ना, मैंने बिना समझाए काट दिए। ये 1 प्लस का है, ये देखो 1 प्लस का है, ये कोसेक माइनस का है, यहाँ कोसेक माइनस का है, कोट प्लस का है और यहाँ भी कोट प्लस का है, तो दोनों एज इट इज है इसलिए ये कैंसिल आउट हो गए हैं। यहाँ जो बचा है वो देखिए, यहाँ जो बचे हैं उनको मैं लिखता हूँ कोट प्लस कोसेक बचा है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये दो बचे हैं। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा और ये जो आगे लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा एलसीएम आ रहा है तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कोस थीटा और यही आपका क्या है, RHS। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये और काफ़ी सालों से बुक में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुलक का है, मतलब स्टैटिक्स का है। तो बहुलक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसमें जो F1 F2 ये क्या होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, मैं पहले टेबल बना देता हूँ। ये वर्ग है, 10 से 25 तक लिखा हुआ है, फिर 25 से 40 है, सॉरी 25 से 40 है, फिर 40 से 55 है, इसी प्रकार 55 से 70, फिर 70 से 85 और 85 से 100 तक है। यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है बारंबारता, वो है 2, 3, 7, 6, 6 और 6। बहुलक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H। ध्यान से देखना, सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है वो F1 होती है, इससे जो ऊपर होती है वो F0 होती है, इसके नीचे जो होता है वो F2 होता है। F1 के सामने जो छोटी सीमा है वो L होता है, कितना होगा 40 और बच गया H। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना है, H का मान कितना है 15। ये मैं ऐसे रफ लिख रहा हूँ, बीच में नहीं लिखना चाहिए। तो बहुलक में L का मान यहाँ कितना है हमारे पास 40 है, प्लस F1 का मान कितना है 7 है, F0 कितना है 3 है, नीचे 2F1 लिखा हुआ है तो F1 का मान 7 है तो 2F1 कितना हो गया 14, माइनस F0 और F2 तो 6 और 3 है दोनों, तो 3 माइनस का और 6 भी माइनस का, गुणा में कितना आएगा 15। 40 प्लस ये कितना आ गया 4 और गुणा 15, भाग में देखिए 9 है और 9 में से अगर आप 14 में से अगर आप 9 घटाते हो तो कितना बचेगा 5, 5 से कटेगा 3 बार, तो 40 प्लस 12 तो कितना आएगा 52। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, इसमें माध्यक पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन में माध्यक पूछा। 15 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपको वर्ग अंतराल दे रखा है 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 है, 25 से 30 है और ये लास्ट 50 तक है, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखी है 49, 133, 63, 15, 6, 7, 4, 2, 1। यहाँ टोटल दे रखा है आपको n है ना, n ये 280 दिया हुआ है, n आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता है माध्यक निकालने के लिए हमारे पास संचयी बारंबारता होनी चाहिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, संचयी बारंबारता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा CF। CF निकालने का तरीका है, पहली संख्या को हम डायरेक्ट लिखते हैं 49,
अब 49 को यहाँ जोड़कर लिखेंगे तो 9 और 3 कितना हो गया 12, और ये 5 और 3 8, 182। फिर इसमें हम अगर ये जोड़ते हैं तो 5 जोड़ने पे 85, और 60 और जोड़ेंगे तो 245 हो गया ना। 245 में अगर 15 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 260। 260 में 6 जोड़ेंगे तो 266, फिर 7 जोड़ेंगे तो 273, फिर 4 जोड़ेंगे तो 277, और फिर और 2 जोड़ेंगे तो 279, और 1 जोड़ने पर 280। तो ये तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन ये फिर भी जोड़ना पड़ता है क्योंकि CF की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान से देखो, माध्यक का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चे का प्रैक्टिस करने के बाद गलत होता है तो उसका कारण एक ही होता है, उसको कैलकुलेशन में गलती हो रही है, कहीं जोड़ना घटाना ये गलत हो जाता है। बाकी तो सिंपल है। माध्यक का फॉर्मूला होता है L + N/2 माइनस CF और बटे में F और गुणा H। ध्यान से देखना, L का जो मान है उसे निकालने के लिए आपको पहले N को देखना होगा, और N/2 कितना आएगा 280 में 2 का भाग करने से 140 आएगा। अब 140 आपको इसमें देखना है, वो खुद तो नहीं है, तो फिर उससे बड़ी संख्या कौन है 182। इससे जो ऊपर होता है वो CF होता है, और इसके सामने ये F है, और इसी के सामने जो छोटी सीमा है वो L है। तो L का मान कितना है इसमें 10 है। N/2 140 है, CF का मान कितना है 49 है, F का मान 133 है, और गुणा में कितना है H कितना है 5 है। डिफरेंस कितना है यहाँ 5 है। ठीक है, अब इसे अगर हल करते हैं तो 10 प्लस इसमें से अगर आप पहले 40 निकाल दो, ऊपर बचेगा 91 बटे में 133, और गुणा 5 बाहर जो अंदर आ गया। 10 प्लस, ध्यान देना, 91 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 255। ठीक है, 200 एक बार 5 9 5 45, सॉरी 245 आएगा, और भाग में कितना है 133। 45 में 4 आएगा ना, 1 मिनट, सॉरी कुछ गलत हो रहा है। 5 और 9 5 45, तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया। यहाँ आएगा 455, सॉरी। ध्यान से देखना, अब 133 का अगर भाग करते हो ना तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर 13 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। आप करके देख लेना, क्योंकि अभी मैं भाग करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 133 का अगर भाग करते हो तो वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 10 में जोड़ने से वो आएगा 13 पॉइंट समथिंग, जो भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूरा खेल इसमें कैलकुलेशन का होता है, अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन खराब करते हो तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें ये लिख रखा है संख्याएं कौन सी है 1 से लेकर 35 तक है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं कुल परिणाम की बात करूं, कुल परिणाम, तो 1 से लेकर के जैसे 1 2 3 इस प्रकार कहाँ तक दिया हुआ है 35 तक, तो कुल परिणाम ये है हमारे पास, ध्यान है हमें कि 35 है ये। फिर आगे लिखा हुआ है यादृच्छिक रूप से हमें एक संख्या चुननी है, वो 7 का गुणज होना चाहिए। 7 का गुणज मतलब ये हुआ 7 का भाग जाना चाहिए, तो अनुकूल परिणाम लिखेंगे, अनुकूल परिणाम। और अनुकूल परिणाम में 7 का भाग सबसे पहले 7 में ही जाता है, फिर 14 में जाता है, फिर 21 में, फिर 28 में, फिर 35 में। अब मुझे ये बताओ, अगर प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और बटे में होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं 5 है, और कुल कितने हैं 35, तो ये 5 एक बार कटेगा, ये 7 बार, तो फाइनली आंसर आ गया 1/7। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, और ये है दोबारा समांतर श्रेणी से आ रहा है। n पदों का योगफल दिया हुआ है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए n पदों के योग को हम Sn लिखते हैं, और ये दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर, 4n - n स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो इसका सार्वअंतर और nवां पद निकाल लिया। तो सार्वअंतर निकालने के लिए आपको पता है कि हमें 2 पद चाहिए, वो भी कौन से
लगातार। हमारे पास अगर तीसरा पद है तो उसमें से दूसरा घटाने से डी आता है, या दूसरे में से पहला घटाने पर डी आता है। तो इजी ये रहेगा कि आप पहला और दूसरा निकालें। अगर मैं इसमें n का मान 1 रखता हूँ, n का मान 1 रखने पर यहाँ 1 लिखूंगा तो ये S1 आएगा 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4 माइनस 1, तो कितना आ गया 3। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि S1 का मतलब क्या होता है। S1 का मतलब है प्रथम एक पद का योग। तो प्रथम एक पद का मतलब ये हुआ पहला ही पद। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि S1 हमेशा A1 होता है। तो A1 का मान हमारे पास कितना आ गया 3। इसी प्रकार अगर मैं ये लिखूँ n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर n का मान 2 लिखेंगे इसी में, तो ये S2 आएगा। फिर यहाँ n का मान हम 2 लिखेंगे तो -2 का स्क्वायर, ये 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए S2 का मतलब है प्रथम 2 पदों का योग। तो प्रथम 2 पद कौन से हो गए, पहला और दूसरा, बराबर कितना है 4। पहला पद हमारे पास कितना है 3, तो प्लस A2 और बराबर 4। अगर मैं यहाँ से A2 को यहाँ रखता हूँ और 3 को हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो 3 वहाँ जाकर माइनस का हो गया, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। अब D निकालना है तो वो फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना 1 और A1 का कितना है 3। तो फाइनली आंसर आ गया D का कितना -2। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि S1 A1 होता है और S2 इज इक्वल A1 प्लस A2 होता है ना। फिर यहाँ ध्यान देना, आपको nवां पद पूछा है। nवां पद होता है an और ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है इसमें 3 है, a का मान 3 है प्लस n का तो नहीं पता है हमें। d का मान अभी निकाला कितना -2। -2 को अंदर भेजो तो 3, ध्यान से देखना, -2 को n से गुणा करेंगे कितना आएगा -2n। माइनस माइनस क्या हो गया +2। अब 3 और 2 कितना हो गया 5 -2n। तो ये आ गया nवां पद। एक आपसे d पूछा था, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बातें आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNT स्कूल सरदार से। धन्यवाद।